हेलो एवरीवन, आई एम सुशील सिंह एंड आज मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपका अभी 14 मई को एग्ज़ाम हुआ है। और बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने क्वेश्चन को मैच करने के लिए जो है इधर उधर यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, तो मैं आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देने के लिए आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहली क्वेश्चन से। और अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल ना ही ज़्यादा ईजी था ना ही आपका टफ था, तो इसको हम मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और संविधान के पहले ही भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जबकि अगर आप ऑप्शन में देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है वो संविधान के भाग 1 में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में आर्टिकल्स दिए गए हैं और इन्हीं आर्टिकल्स को हमको मैच करना है। तो जो आर्टिकल 324 है, देखिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो आर्टिकल 324 है वो आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है और आपका आर्टिकल 315 ये आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है और जबकि आर्टिकल 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो जो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि सबसे पहले हुई थी, फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई और फिर उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि निर्धारित की गई और सबसे अंतिम या आखिरी जो गतिविधि है वो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना अभिकथन। तो अभिकथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट है। कारण की बात करें तो कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपका अभिकथन और कारण ये दोनों ही सही हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। तो जो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मीरा कुमार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, है ना, और इन्हीं अनुसूचियों को जो है मैच करना है कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं से संबंधित है ना। अब हम बात करें अगर 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार या संपत्ति से संबंधित है।
है ना। अगर नवीन अनुसूची की बात करें तो नवीन अनुसूची जो है भूमि सुधार या संपत्ति पे कब्जा से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जबकि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। अगर हम राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करें तो ये चौथी अनुसूची में है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 15 वर्ष। 15 वर्ष, क्योंकि संसद ने जो है 26 जनवरी 1965 के बाद से हिंदी को जो है अनुमति प्रदान की थी, है ना, भाषा के रूप में, और उससे पहले 15 वर्ष तक जो है हमारी अंग्रेजी भाषा जो है इसका उपयोग किया गया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। चलिए पढ़ लेते हैं अभिकथन। राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही, जो राष्ट्रपति है वो संसद का भाग है, क्योंकि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। एक तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है वो संसद का भाग है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो बिल्कुल सही कि संसद के दोनों सदनों के बाद यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है सहमति देता है तभी जाके वो कानून बन पाता है। अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो कानून नहीं बन सकता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में अगला क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। अगला है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर है ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं, या उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कुछ रिट जारी करता है। मतलब इनके हनन के लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। यह बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त हो। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये आपका गलत है ना। आपका पहला स्टेटमेंट ही सही है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला कथन है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि एक विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, 40 सदस्य होना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा भी होगा, उत्तर प्रदेश अच्छे से। तो पहला कथन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं। तो एकदम करेक्ट है कि राज्यसभा को 31 सीटें आवंटित की गई हैं। दूसरा है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संसद के सचिवालय में प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए अगला प्रश्न है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो आपके दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए हम कुछ कथन पढ़ लेते हैं। पहला है इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। जी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। बस यहाँ पर इसने ये गलत बोल दिया कि जो आपकी इनकी शक्तियाँ हैं इसका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि जो ग्राम सभा की शक्तियाँ हैं इसका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न, पंचायतों के समस्त चुनावों का जो संचालन है वो कौन करता है? तो पंचायत के जो समस्त चुनाव होते हैं उसको राज्य निर्वाचन आयोग जो है संचालित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1970 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, अगर आपने पंचायती राज चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो पंचायती राज चैप्टर में कई सारी समितियां हैं जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति से सीधे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो अगर हम पहले कथन की बात करें तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि अशोक मेहता समिति बताता है ये कि जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो उसमें आर्टिकल 21 है, सॉरी आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली वो बात करता है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। दूसरी बात करता है दोहरे दंड की धारा। और तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जबकि इसमें कहीं भी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर नहीं या यातना के विरुद्ध निषेध की बात नहीं की गई है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा एक प्रावधान है जो कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में ही है? तो वो आपका पर्यावरण का जो संरक्षण है ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का ही भाग है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अगर संसद की हम संयुक्त बैठक की बात करें तो इसका आह्वान जो है राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद जो है कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 109 के अंडर में आता है। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या स्पीकर महोदय करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो अगर हम प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले जो आक्रमण है वो यूनानियों ने किया, और यूनानियों के बाद शकों ने किया, और फिर उसके बाद कुषाणों ने किया। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो जो मिलिंद पन्नो है इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद की बात की गई है ना? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागसेन। अगला प्रश्न, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो जो आपकी चरक संहिता है इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी हैं? तो जो वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदू हुआ करते थे ये आपके राजस्व कर जमा करने वाले थे, मतलब राजस्व अधिकारी थे या रेवेन्यू ऑफिसर थे या रेवेन्यू कलेक्टर थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में पुरातात्विक स्थल के बारे में बताया गया है, और सूची 2 में वर्तमान स्थान कि जो पुरातात्विक स्थल है उसका वर्तमान स्थान क्या है। तो अगर हम बात करें नेवासा, तो जो नेवासा है इसका वर्तमान स्थान महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें डीडवाना, तो जो डीडवाना है ये आपके राजस्थान में है, और डीडवाना एक झील भी है राजस्थान में। देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। अगर आपको इसमें डीडवाना पता है कि डीडवाना राजस्थान में है तो जो सी है ये आपका पहले से मैच कर रहा है। तो आप देखिए सी जो है पहले से ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें 1 से मैच कर रहा है, तो इसमें आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, आपका सी और डी ये एलिमिनेट हो गए। अब इसमें आप देखिए नेवासा भी आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में है, तो नेवासा ए जो है ये 3 से मैच कर रहा है। अब आप देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए जो है 3 से मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन जो है ए 3 से मैच कर रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो इसमें जो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वो आलमगीरपुर से होता है, और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि हिंडन नदी के पास है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए, पहला स्टेटमेंट, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो जो विष्णु पुराण है उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, आपका एकदम करेक्ट है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो ये भी सही है कि जो वायु पुराण है ये गुप्त वंश के बारे में प्रकाश डालता है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है? तो आप जानते हैं, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें जो है वैश्विक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके सभी प्रचारक के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें इसमें कौन सा सही है, तो जो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के जो प्रचारक हैं वो महर्षि गौतम हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि गौतम। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप सभी जानते हैं कि 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये भारत आए थे और ये तुर्की भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, मीरात ए सिकंदरी। तो मीरात ए सिकंदरी जो है ये गुजरात विजय से संबंधित है, समझे। दूसरा, बुरहान ए मासिर। तो बुरहान ए मासिर जो है ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताता है, समझे। जो बुरहान ए मासिर है ये बहमनी के अहमदनगर। तो आप देख लीजिए, जो पहला ही ऑप्शन है मीरात ए सिकंदरी वो गुजरात विजय संबंधित है, मतलब ए जो है ये 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन में ए और 4th किस किस ऑप्शन में, तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपको फाइटिंग सिर्फ ए और डी में करना है। तो दूसरा मैंने बोला कि आपका बुरहान ए मासिर जो है ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताता है, मतलब ए जो है ये बी जो है वो 2 से मैच कर रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो हैं ये रजिया सुल्तान के पिता थे। दूसरा, शाह तुर्कन जो है ये इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमीदा बानो बेगम हैं ये बाबर की पत्नी थी, मतलब अकबर की माता थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम सारो व्यवस्थित करें। तो अगर हम पेशवाओं की बात करें तो सबसे पहले जो पेशवा थे जिनका जो सबसे पहला कालानुक्रम था वो आपके थे बालाजी विश्वनाथ, समझे। फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम का शासनकाल आया और बाजीराव प्रथम के बाद माधवराव और माधवराव के बाद नारायण राव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो जो कश्मीर के शासक थे सिकंदर शाह। देखिए, इसमें सिकंदर शाह और जैनुल आबदीन इन दोनों में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, एक बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल मुझे सिकंदर शाह लग रहा है। तो जब कश्मीर के सिकंदर शाह जो हैं इन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा कि सिकंदर शाह और जैनुल आबदीन इन 2 में से कौन सा राइट आंसर है। मुझे फिलहाल सिकंदर शाह लग रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखिए 37 क्वेश्चन का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन के लिए मैं एकदम श्योर हूँ वही मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता। अगला 38 क्वेश्चन, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो जो संगीत की टप्पा शैली है वो मोहम्मद शाह के दरबार में जो है परिष्कृत एवं
विकसित हुई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 39। देखिए इसका भी आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो 1857 का विद्रोह है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि 1857 का विद्रोह किन किन क्षेत्रों में हुआ और कौन कौन से नेताओं ने जो है इसका सपोर्ट किया। तो अगर हम बात करें बैरकपुर में, तो बैरकपुर में जो 1857 का विद्रोह है वो 29 मार्च 1857 को हुआ, एकदम करेक्ट है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो 1857 का विद्रोह है वो 10 मई को हुआ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 4 जून को हुआ। जबकि झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में 1857 का जो विद्रोह है वो 11 मई को स्टार्ट नहीं हुआ, वो आपका 4 जून को ही स्टार्ट हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई जो है इसकी नेतृत्व करता थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया। तो अगर हम बात करें 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन, तो उसमें कई नेता थे जिनमें इंद्र नारायण द्विवेदी भी हैं। तो आपका राइट आंसर है इंद्र नारायण द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। देखिए इसमें अनुशीलन समिति और अखिल भारतीय मजदूर संघ, फिलहाल मुझे अनुशीलन समिति लग रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, तो ये भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो जो 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था है ये 1990 एक्ट के थ्रू की गई थी। 1919 के अधिनियम के थ्रू जो है आपके चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो अगर हम पहले कथन की बात करें तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो बिल्कुल सही है। जो ईवी रामस्वामी नायकर हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, तो बिल्कुल सही कि जो ईवी रामस्वामी नायकर हैं उन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो आपका पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो देखिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में एक महिला रेजिमेंट गठित की और उस महिला रेजिमेंट का जो नाम था वो रानी झांसी रेजिमेंट था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। देखिए अभी मैंने बताया कि जो 1857 का विद्रोह है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर बार जो पूछता है कि 1857 की क्रांति कहाँ हुई और कौन कौन से नेता हुआ करते थे उस क्षेत्र से संबंधित। तो अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में क्रांति के जो नेता थे वो थे खान बहादुर खान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी। देखिए अगर हम इन घटनाओं की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो जलियांवाला बाग है वो 1919 में हुआ, खिलाफत 1920 में हुआ, मोपला 1921 में हुआ और आपका होम रूल 1916 में। तो जो सबसे अंतिम घटना है वो आपका मोपला विद्रोह है ना, जो कि 1921 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए अगर हम महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो ये सभी महिलाएं जो हैं क्रांतिकारी थी, है ना, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी महिला हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं हैं।
तो अगर हम बात करें कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और मतंगिनी हजारा, तो ये तीनों ही जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी और एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जबकि शांति घोष क्रांतिकारी तो थी लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है मंजरा, कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा, कावेरी की सहायक नदी हेमावती, लेकिन महानदी की सहायक नदी प्राणहिता नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती हैं? तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं ये देवप्रयाग में मिलती हैं और दोनों की संयुक्त धारा ही जो है वो गंगा नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देखिए, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर उतना टफ नहीं इसको हम कह सकते हैं, है ना। काफ़ी अच्छा पेपर, पिछली बार की अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा पेपर था ये, बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो बिल्कुल सही, जो लेटराइट मिट्टी होती है ये उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है और लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। साथ ही में इस मिट्टी में सिलिका का निच्छालन हो जाता है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो जो ओजोन परत है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं भारत की और उनका उद्गम स्थल दिया गया है कि कौन सी नदियाँ किस उद्गम स्थल से निकलती हैं। तो उनके उद्गम स्थल की बात करें तो जो यमुना है वो यमुनोत्री से निकलती है और कृष्णा नदी जो है ये आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। साथ ही में जो गोदावरी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्रियंबक नामक स्थान पर, और जो महानदी है ये सिवासा से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो यमुना है ये यमुनोत्री से, कृष्णा जो है आपके महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से और महानदी सिवासा से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। बिल्कुल सही कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो तमिलनाडु तट है वो शुष्क रहता है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो धाराएं हैं, एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये तमिलनाडु तट के समांतर निकल जाती है, जिससे तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है। और साथ ही जो अरब सागर की शाखा है ये सिर्फ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ही वर्षा कर पाती है, जबकि इसका पूर्वी ढाल जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो आपका पहला कथन अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कारण है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट, अभिकथन और कारण ये दोनों ही सही हैं और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला कथन है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बिल्कुल सही, जो रामगंगा नदी है ये कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगर हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है ये प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। देखिए ये गलत है, क्योंकि बेतवा नदी जो है ये हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर है केवल एक, पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपने भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। दर्रे जो कि हिमालय को काटकर हमें सकरा रास्ता प्रदान करते हैं, है ना। तो अगर आप जानते हैं कि जो दर्रे हैं ये आपके हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर्रे हैं। जैसे हम बात करें दीफू दर्रा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि इसमें लद्दाख है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें माना दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। नीति दर्रे की बात करें तो नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में एकदम करेक्ट है और उत्तराखंड में माना, नीतिला, लिपुलेख ये दर्रे पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप जानते हैं जो कल्पक्कम है जो कि तमिलनाडु में है, ये आपका जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपने यूपीपीसीएस का पेपर दिया है तो आपने उत्तर प्रदेश को तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके संदर्भ में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो कुल भौगोलिक वन है उत्तर प्रदेश में वो 6.88% है ना। दूसरा कथन है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भूमि वन नहीं है। तो जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो गलत है भाई, वन भूमि है। तो इसका मतलब आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, तो ना तो एक और ना ही दो, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश से सही सुमेलित है? तो अगर हम बंदरगाहों सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं है तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश से सही सुमेलित नहीं है? देखिए रॉटरडम बंदरगाह की बात करें तो ये नीदरलैंड में है, मोंटेवीडियो की बात करें तो वो उरुग्वे में है, आपका जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में है, जबकि इगारका जो है चीन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। देखिए अगर बेंगुला की बात करें तो बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हों तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो ये दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरा अगला ऑप्शन, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। देखिए पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर 6-6 घंटों के अंतराल पर ज्वार और भाटा आते हैं, है ना। तो आपका ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की जो सीमा पर है, जो
ऐसी कौन सी नदी है जो इसको विभाजित करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की? तो जो रियो ग्रांडे नदी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है और दोनों को अलग करती है, तो वो है रियो ग्रांडे नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटा रेगिस्तान, देखिए आप सभी जानते हैं अगर हम सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो आपका सहारा मरुस्थल है ना। फिर उसके बाद आपका गोबी का मरुस्थल है, सबसे बड़ा आपका सहारा, फिर उससे छोटा गोबी का मरुस्थल, फिर उससे छोटा अगर हम बात करें तो आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सबसे छोटा आपका अरेबियन। तो अगर हम सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में चलें तो वो आपका सबसे छोटा है अरेबियन मरुस्थल, फिर उससे बड़ा है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर उससे बड़ा आपका जो है गोबी मरुस्थल और सबसे बड़ा आपका सहारा मरुस्थल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? देखिए ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे फ्रांसीसियों और स्पेन एवं अमेरिका वासियों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत दिए गए हैं और सूची 2 में देश, तो पर्वत और देशों से हमको सुमेलित करना है। बात करें किलिमंजारो, तो देखिए बहुत ही फेमस पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो ये आपके तंजानिया में पड़ता है ना। और इसी से आप शायद ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो पहला है वो तीसरे से मैच कर रहा है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला तीसरे से मैच कर रहा है, तो उसमें बी और सी हैं। इसका मतलब आपका डी बिल्कुल नहीं हो सकता है और आपका ए भी बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। अब आपको फाइटिंग बी और सी में करनी है। आप ट्यूबकल भी जानते हैं, माउंट ट्यूबकल, जो कि आपके मोरक्को में पड़ता है ना। माउंट ट्यूबकल सबसे अफ्रीका की ऊंची चोटी है माउंट ट्यूबकल, तो माउंट ट्यूबकल मोरक्को से, इसको मैच कर दीजिए। तो जो ट्यूबकल है बी ये 1 से मैच कर रहा है, तो आप देखिए किस में बी जो है 1 से मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है ये राइट है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील देश सही सुमेलित है नहीं है? चलिए जो झील किस देश से सुमेलित नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील जो है ये रूस में है, एकदम करेक्ट है। मिशिगन झील ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है, ये भी आपका करेक्ट है। माराकाइबो वेनेजुएला में है। लेकिन अगर बात करें ओनेगा की तो ओनेगा आपके कनाडा में है, ये आपका सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, जी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए ये गलत यहाँ पर इसने बोल दिया, क्योंकि अगर गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है तो इसमें समुद्र में जो भी मछलियाँ होंगी, प्लैंकटन होंगे, इनकी मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन ही सही है, ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कारण है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं ये कैरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरियोलिस बल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो अगर हम बात करें यूक्रेन का कोयला खनन क्षेत्र तो वो आपका डोनेट्स्क है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोनेट्स्क। अगला प्रश्न, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो जो माउंट न्यूमैन है ये लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है यह राजस्थान में किया गया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता है तो वो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, है ना। बाकी मैं जितने भी एकदम श्योर आंसर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो है आपका 30 कि कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो हैं ये 30 स्थापित किए जाएंगे, है ना। 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो जो निसार उपग्रह है ये इसरो और नासा के संयुक्त संगठनों द्वारा विकसित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो अनुराधा रॉय हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुराधा रॉय। अगला प्रश्न, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए, पहला कथन है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। तो जो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है यहाँ से लिथियम के भंडार की प्राप्ति हुई है। तो ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो जो सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कर्नाटक के तुमकुर में हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के तुमकुर। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। देखिए, हाल ही में काफ़ी फेमस जो अभी आप काफ़ी अच्छी मूवी बनी है जो कि राजा मौली साहब ने डायरेक्ट की है, जो कि है RRR। तो इसको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला हुआ है इसके सॉन्ग को, जो कि है नाटू नाटू। और नाटू नाटू के जो रचनाकार हैं वो आपके MM कीरावनी हैं। तो आपका राइट आंसर है MM कीरावनी। अगला प्रश्न, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो आपका भारतीय जैविक डेटा केंद्र है ये हरियाणा में स्थापित किया गया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो जो INS वागीर है इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जो कि एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, INS वागीर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। और ये जो न्यूजीलैंड का जो लक्ष्य है धूम्रपान मुक्त होना, ये 2025 तक रखा गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2025। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो जो नेपाल का विमान है यति एयरलाइन जो है ये नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? देखिए बहुत ही सीधे, बुक से तो हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। ऑथर एंड राइटर और जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर स्पेयर पुस्तक जो है वो प्रिंस हैरी ने लिखी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए जो पोप बेनेडिक्ट हैं 16वें, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, एकदम सही है। और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? देखिए अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो इससे पहले जैसिंडा अर्डन जो हैं ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। लेकिन अगर हम बात करें 2023 में न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो हैं आपके क्रिस हिपकिंस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए अगर ऐसे कौन कौन से जो हैं स्थल जो कि शामिल हैं तो उनमें आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा है, जबकि कानपुर जो है ये शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो देखिए कि भारत में चीतों की काफ़ी कमी हो गई थी, जिससे कि अफ्रीका से भारत को जो है, अफ्रीका से जो है चीतों को भारत लाया गया और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, है ना। और दूसरा कारण है, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। देखिए अब ये कहना थोड़ा सा कठिन है कि चीतों की आबादी को सुधारना ही भारत की प्राथमिकता है, तो इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो ये जब आपकी आंसर की आएगी तब आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा कि प्राथमिकता है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय मूल के किस व्यापारी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो वो आपके सुनील चोपड़ा हैं। इनको जो है, ये एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको साउथ वॉर्क के लंदन में बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। अगला प्रश्न, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो वो आपका ताइवान है। आपका राइट आंसर है ताइवान। सॉरी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जवाही को हटा दिया गया है? तो देखिए इन्होंने टैक्स स्कैंडल किया था, जिससे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं आपके ऋषि सुनक, इन्होंने इनको हटा दिया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? देखिए अगर हम नोबल गैसों की बात करें तो उसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनान आती हैं, है ना। जो हीलियम गैसें होती हैं इनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है, जबकि एक्टिनियम कोई नोबल गैस नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो
आपकी अग्न्याशय के लैंगरहैंस की बीटा सेल्स हैं, ये इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो वो आपका है मॉडर्ना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडर्ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, जो जैव विविधता का जो ह्रास है उसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो प्राकृतिक वास का विनाश है। क्योंकि अगर हम किसी जीवों के प्राकृतिक वास को ही नष्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं जैव विविधता पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, आप जानते हैं प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जो जाइलम होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसफ़र वाटर एंड मिनरल्स रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। जबकि अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो यहाँ पर जाइलम की बात कर रहा है, तो जो जाइलम है वो जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल परिवहन। अगला प्रश्न, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं। देखिए, गैर पारंपरिक की बात करें तो ये नवीकरणीय है, मतलब रिन्यूएबल है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा में जो है जिनसे हम लगातार ऊर्जा बना सकते हैं, मतलब एक बार ऊर्जा बनाने के बाद इनसे हम दोबारा भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में रखा गया है। जैसे पवन ऊर्जा, आपका ज्वार ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, तो ये सभी आपके इसके उदाहरण हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? देखिए, बीओडी की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए आप जानते हैं कि जो नदियों में जो भी हमारे जीव रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब कोई भी नदी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, तो जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना। क्योंकि उस नदी को साफ़ करने के लिए वो जीव जो हैं ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है। तो जब नदी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है तो जीवों की जो ऑक्सीजन की मांग है वो बढ़ जाती है। इसी को बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो वो आपका एजोला है, जो कि धान के खेतों में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है जो लॉफिंग गैस है वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड को माना जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो जो समुद्री शैवाल हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयोडीन। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो अगर हम कीट भक्षी पौधे की बात करें जिसमें फ्लाईवेनस ट्रैप, डोसेरा, नेफेंथिस, ये सभी आपके कीट भक्षी हैं, मतलब ये मांसाहारी पादप हैं, है ना, ये शाकाहारी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है नेपेंथिस, आपका कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर से कंपोज्ड होता है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 4 चैम्बर। अगला प्रश्न, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का जो है 10वां स्थान है। अगला प्रश्न, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं? देखिए, इसमें वाटर शेड बोल सकते हैं शायद। यहाँ पर जो भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, तो मेरे अकॉर्डिंग
वाटर शेड ही होना चाहिए, जल विभाजक, लेकिन आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा राइट है या रॉन्ग। फिलहाल मुझे जल विभाजक ही लगता है, वाटर शेड। अगला प्रश्न, जल अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? जल है जो कि रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1974 में, 1974। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो आपका नदी है। नदी जो है वो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है। जो आपका NCMB है ये आपके जामनगर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जामनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक रेशम का एक घटक माना जाता है? तो जो नाइट्रोजन है वो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो जो भी जानवर रेगिस्तान में आवास करते हैं उनको हम मरोद्भिद जानवर कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मरोद्भिद जानवर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो पहली सूची में व्याधि दी गई है और दूसरे में फैक्टर दिए गए हैं, मतलब डिसीज़ और फैक्टर। तो इनमें से आपको मलेरिया तो पता ही होगा। जो मलेरिया डिसीज़ है वो किससे होती है? तो आप सभी जानते हैं जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होती है ना। और आप देख सकते हैं कि जो आपका मलेरिया है वो डी जो है वो 2 से मैच कर रहा है। तो अब आप सीधा ऑप्शन में आ जाइए कि डी जो है 2 से मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी, जिसमें डी जो है 2 से मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन को आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, है ना। फिर मैं बता दूं आपको कि जो आपकी पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर जो है ये बैक्टीरिया इसका फैक्टर होता है। और डेंगू की बात करें तो जो डेंगू है इसके लिए वायरस, और आपका जो एलिफेंट फुट है या हाथी पाँव, तो हाथी पाँव के लिए वॉर्म जो है इसका फैक्टर है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो पोषक स्तर बनते हैं। तो जो पोषक स्तर होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय जो आपके उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उसमें जो जीवों को रखा जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, तो वो इन सिटू के अकॉर्डिंग आता है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन सिटू। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जो हंगुल नाम का हिरण है ये जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? देखिए अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में है कि इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो जो आपका कीटनाशक है ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये जो है मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, देखिए जो भी क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आपका स्पेस रिसर्च है, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123,
एक बार देख लेते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? देखिए, संसाधनों का उपयोग और उनको भविष्य के लिए संरक्षण करना, ये आपका सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 126। तो 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है वो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जनगणना का सर्वप्रथम जो है वो आपके 1881 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो जो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी है इसको गुन्नार मिर्डल ने लिखा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है ये आपके पर्यावरण शिक्षा से है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो वो आपका 1992 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 134। मानव विकास रिपोर्ट 2020-21-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर, देखिए इसको आप इस पॉइंट को याद रखना है कि उन्नत होकर या स्ट्रिप्ड होकर। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। अगला स्टेटमेंट, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उन्नत नहीं हुई है, यहाँ पर ये स्ट्रिप्ड हुई है 130 से 132 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि इसका शुभारंभ 2022 में नहीं किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा।
निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि यार कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। देखिए, किसानी या खेती करना एक आर्थिक क्रिया है, नौकरी करना आर्थिक क्रिया है, परिवहन एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा ये आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखिए बजट से मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। चलिए, दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई है। देखिए, इसका अगर हम आंसर की बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही सही लग रहे हैं। फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो जो भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है वो 2045 तक रखा गया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो चलिए पढ़ते हैं। राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, एकदम गलत है ये। ऑप्शन बी, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, तो बिल्कुल सही, हमको अपना आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी ही राइट है। जो जीएसडीपी है इसका 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं तो उसका आपको आंसर देखना है और कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है 143, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ योजनाएं हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। अब इनमें से जो योजना सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये 2014 में शुरू हुई थी, एकदम करेक्ट है। दूसरा, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ये 2017 में शुरू हुई थी, ये भी करेक्ट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी 2014 में शुरू हुई थी, सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में नहीं हुई थी। का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आप सभी को उत्तर प्रदेश की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन सी पॉलिसी जो है ये उत्तर प्रदेश की है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, अनूठी उपहार योजना, तो जो अनूठी उपहार योजना है ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। और बाकी मातृशक्ति योजना, उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और स्त्री निधि योजना ये अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन आपकी अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश की है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ना कि केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम। अगला प्रश्न, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके विमल जालान हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विमल जालान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये इसको हम आर्द्रभूमि दिवस भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है ये
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम जो है इसका रीनेम किया गया था पीएम पोषण स्कीम। तो जो आपकी मध्याह्न भोजन योजना को पीएम स्कीम योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था, इसको किस वर्ष जो है रीनेम किया गया था, तो वो है आपका 2021। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो अगर हम पहला देखें, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो एकदम करेक्ट है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के पेपर का फुल डिस्कशन किया और जहाँ तक हो सका है मैंने आपको एकदम करेक्ट आंसर देने की कोशिश की है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके 100+ क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग मेंस के लिए लग जाइए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए और आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, थैंक यू सो मच।